हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक एक प्रश्न को काफी अच्छी तरह से समझिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। क्योंकि पूरे वीडियो के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आप उन प्रश्नों को नहीं समझते तो फिर उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता तो फिर आपको करने में दिक्कत आएगी, और इस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो एक एक प्रश्न को आपको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे सबसे पहला प्रश्न हमने लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, किस ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, तो संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में डी ब्लॉक दिया। आगे देखेंगे 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। पेपर का पूछा हुआ प्रश्न है और हम जानते हैं संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर देखेंगे 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा डी ऑर्बिटल की आकृति है, ठीक है। तो हमने 11th क्लास में आपको बताया था डी ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है, तो डबल डंबल के समान, ठीक है। फिर देखेंगे 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा निम्न में से कौन सा तत्व कक्ष ताप पर द्रव है, ठीक है। तो हमें पता है कि मरकरी जो होता Hg जिसका संकेत होता है वो कक्ष ताप पर क्या होता है, तो द्रव होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। देखेंगे अगला प्रश्न कौन सा है, 5 नंबर क्या कह रहा निम्नलिखित में कौन 3D संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, देखेंगे टाइटेनियम, बी में क्या है वेनेडियम, सी में क्या है कॉपर और डी में दे रहा है सिल्वर, ठीक है। तो हमें पता है कि सिल्वर जो है वो 3D श्रेणी का तत्व नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देखेंगे 6 नंबर क्या कह रहा निम्नलिखित में कौन हरा थोथा कहलाता है, ठीक है। तो आपको पता है हरा थोथा का सूत्र क्या होता है, तो FeSO4 × 7H2O, ठीक है। तो हरा थोथा का सूत्र क्या होता है, तो FeSO4 7H2O। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है FeSO4 7H2O। तो ये किसका सूत्र हो गया, हरा थोथा का, ठीक है। आप याद रखेंगे CuSO4 5H2O दिया रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं, नीला थोथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, नीला थोथा पूछे तो ये, हरा थोथा पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नीला थोथा पूछे तो ऑप्शन नंबर बी सही होता, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे 7 नंबर क्या कह रहा निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, ठीक है। तो यहां भी देखेंगे, यहाँ 3D संक्रमण श्रेणी पूछा, यहाँ प्रथम संक्रमण श्रेणी पूछा, बात एक ही है। तो आप देखेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी तो आयरन आता है, क्रोमियम आता है, निकेल भी प्रथम संक्रमण श्रेणी में ही आता है, मैग्नीशियम जो है ये प्रथम संक्रमण श्रेणी में नहीं आता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, देखेंगे ज्यादा गहराई में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, काफी सिंपल प्रश्न इस चैप्टर से आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन रेड लेड कहलाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे Pb3O4 जो होता है उसको रेड लेड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लेड जो होता है 2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाता है, +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो Pb3O4 को किस नाम से जाना जाता है, तो रेड लेड के नाम से जाना जाता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा निम्नलिखित संक्रमण धातु आयनों में जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके वायतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है। तो देखेंगे इसमें पूछ रहा है जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित धातु आयनों में जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके वायतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है। तो यहां पर चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू के मान का बात कर रहा है, और आप जानते हैं म्यू का मान उसी के लिए सबसे अधिक मिलेगा जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे
अधिक होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर D के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 है, यहां 7 है और यहां 9 है। तो आप अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाएं, ठीक है, आपको पता है D के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, तो 1 2 3 4 5। तो यहां पर देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 है, यहां पर आप देख रहे हैं तो 2 ही है, यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 दिख रहा, लेकिन ऑप्शन सी के लिए देखेंगे तो 5 हमने भर दिया, छठा यहां भरे, 7 हम यहां भर दिए, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 ही तो हो रही, इसके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। ठीक है, यहां पर देख रहा है D पर 9 है, तो यहां पर 7 तक तो हमने भर दिया, 8 और 9 भरे, तो देख रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां 1 बच रही, तो यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, यहां के लिए 3, यहां के लिए 2। तो सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां के लिए ऑप्शन ए के लिए है। तो म्यू का मान आपको पता है, म्यू बराबर क्या होता है, √10 × n+2। तो म्यू का मान सबसे ज्यादा किसके लिए मिलेगा, ऑप्शन ए के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ऑप्शन ए के पास। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे देखेंगे, कह रहा है संक्रमण तत्व जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये सारे तत्व जो यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है, तो अगर आप इनमें सबकी ऑक्सीकरण अवस्था चेक करें, ठीक है, तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था, महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था दिखाने वाला जो तत्व होता प्रथम संक्रमण श्रेणी में आप देखेंगे मैग्नीज होता, जो कि +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाता है। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, वहां आप सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाने वाले तत्वों में आप देखेंगे तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाने वाला तत्व जो होता कौन सा होता, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में आप देखेंगे मैग्नीज होता है। परमाणु संख्या जिसकी क्या है, 25। तो इसको आप याद रखेंगे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे 11 नंबर के लिए, कह रहा निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। यहां जरा ध्यान से समझेंगे, डाई मैग्नेटिज्म पूछ रहा, ठीक है, कौन प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, और यहां प्रश्न देखेंगे 12 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से कौन पाराचुंबकीय है। यहां अनुचुंबकीय पूछ रहा और यहां प्रतिचुंबकीय पूछ रहा। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि संक्रमण तत्व जो होते चुंबकीय गुण दिखलाते, क्यों, इनके पास d ऑर्बिटल होते और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते। ठीक है, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो अनुचुंबकीय होगा, पाराचुंबकीय, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे d ऑर्बिटल में, वो क्या होगा, तो प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो यहां प्रतिचुंबकीय पूछ रहा है, यहां पाराचुंबकीय। ठीक है, इसीलिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले ही हमने आपको आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखलाया था। ठीक है, तो जब आप इन सभी आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कि Zn2+ वाला जो है, यहां पर आप देखेंगे तो आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देखेंगे तो आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो देख रहे हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी में 10वें नंबर पे है ना, 3d10 4s2 आपको मिलता है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे यहां से तो हो जाएगा Zn+2 के लिए। तो आप देख रहे हैं D के पास 10 इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पर आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देगा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। d ऑर्बिटल पूर्णतः भरित होगा, s भी भरित था पूर्णतः, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर आप पाएंगे यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। बाकी सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखिएगा खुद से तो देखिएगा, सबके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए Zn+2 जो होगा वो डाईमैग्नेटिक होगा। ठीक है, लेकिन अगले प्रश्न में पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन पाराचुंबकीय है। तो फिर आप सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के आप चेक करेंगे तो जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, आप देख लेंगे लिख के, तो वो क्या होता, अनुचुंबकीय, पाराचुंबकीय होता है। तो यहां आप देखेंगे तो Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक वैसे ही यहां करना, जहां युग्मित इलेक्ट्रॉन जिसके पास मिला वही क्या होगा, अनुचुंबकीय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा है, कह रहा है कौन सा तत्व डी ब्लॉक का तत्व तो है किंतु संक्रमण धातु नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि संक्रमण तत्वों में आप देखेंगे संक्रमण श्रेणी में दाएं तरफ हमने बताया था कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व तो होते लेकिन संक्रमण धातु नहीं होते। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में जिंक दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे यह प्रश्न ध्यान से समझिएगा, कह रहा है एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि संक्रमण धातु है और इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन जरा आप ध्यान से देखें तो यहां कह रहा है NS इलेक्ट्रॉन, यहां कह रहा है N+1 इंटू डे इलेक्ट्रॉन, यहां कह रहा है N-1 इंटू डे इलेक्ट्रॉन और यहां कह रहा है NS+N-1 इंटू डे इलेक्ट्रॉन। और अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने की बात कर रहा, तो जितने अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने अधिक तो ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त होगी। तो आप देखेंगे यहां सिर्फ s ऑर्बिटल की बात कर रहा, यहां सिर्फ d की बात कर रहा, यहां भी सिर्फ d की बात कर रहा, तो यहां N+1d, तो ये तो होता ही नहीं, N-1d कह रहा है तो सिर्फ d से निकाल रहा है, यहां सिर्फ s से निकाल रहा है। ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो s और d दोनों से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहा, और हमें पता है कि इसकी और इसकी एनर्जी दोनों लगभग समान होने के चलते हम किसी भी एस वाले या डी वाले किसी से भी इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन बंधन निर्माण में भाग लेते हैं। हमने आपको प्रश्न कराया था कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाते हैं क्यों, वहां हमने इस बात का जिक्र किया था। तो अगर आप इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकाले सारे, तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा, अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे 15 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित तत्वों में कौन लैंथेनॉइड तत्व है। ठीक है, तो आपको पता है हमने लिखाया था लैंथेनॉइड श्रेणी में सबसे पहला तत्व कौन सा था, सीरियम ही था। तो लैंथेनॉइड तत्व कौन सा हो जाएगा, सीरियम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहां देखेंगे कह रहा लैंथेनॉइडों में निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कौन सर्वाधिक सामान्य है। तो हमने कहा था लैंथेनॉइड हो या एक्टिनॉइड हो, ठीक है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी दिखलाते, तो +3। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर क्या कह रहा है जल में कौन रंगहीन है। ठीक है, फिर यहां पर देखेंगे आपसे रंगहीन पूछ रहा और यहां पे कुछ आयन दिए हुए हैं। तो हमने कहा है कि आप क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें अक्रिय गैस के माध्यम से, सिर्फ अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखे और देखें कि किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो रंगीन होगा, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे वो रंगहीन होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखलाता है और 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया गया है। तो जल में रंगहीन कौन होगा, यही, इसके पास तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहां देखेंगे कह रहा है कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे जब हम CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालेंगे तो FeSO4 बन जाएगा, कॉपर वहां से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो FeSO4 बनेगा। तो आपको पता है FeSO4 का रंग किस तरह का होता, तो हरा होता है। ठीक है, तो किस रंग में ये बदल जाएगा, हरे रंग में। ठीक है, 19 नंबर देखेंगे कह रहा है किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास Ar3D5 है, इसकी परमाणु संख्या क्या है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्था कितनी कह रहा, +3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ Ar3D5। ठीक है, और इसके बाद आपको पता है कि 4s वाला होगा ना, 3D5 4s। क्लियर है, अब देखेंगे तो जब यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इनको देने होंगे आपको। तो आप देंगे 2 इलेक्ट्रॉन किसको, s को, क्योंकि पहले से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं से हटाया गया होगा, उसके बाद ना d के तरफ आया गया होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन d के पास जाएगा तो d पे आएगा 6 और s पर आएगा 2। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता, आयरन का, और आयरन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26। ठीक है,
आगे देखेंगे 20 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा आयन रंगहीन है। फिर यहां पर आपसे क्या पूछ रहा, रंगहीन पूछ रहा। तो आप देखेंगे जो भी आयन दिए हुए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए आप, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और देखिए किसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो क्या होगा, रंगहीन होगा। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए Cu+ की हम बात करें तो आप कॉपर का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अक्रिय गैस की सहायता से, लास्ट में आपको क्या मिलता, 3D9,4S2 मिलता ना। तो आप S का एक इलेक्ट्रॉन दे देते किसको, D वाले को अस्थायी होने के लिए, तो कॉपर अपवाद में आता, यहां 10 हो जाता था और यहां पर हो जाता था 1। और जब यहां से देखेंगे इस पर लगा दिया गया 1+ चार्ज, तो जब हम Cu+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये इलेक्ट्रॉन आप हटा दिए तो यहां पर आ गया 0। तो अब यहां पर D दिख रहा है कि पूर्णता भरित है, अस्थाई है। ठीक है, तो वहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं तो वो रंगीन होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। Cu+ में कोई D के पास देख रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो यह क्या होगा, रंगीन नहीं होगा, रंगहीन होगा। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर, क्या कह रहा, कह रहा Fe2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है 0, बी में दिया 2, सी में दे रहा है 4 और डी में देखेंगे 5। आपको क्या निकालना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपना क्या है कि आयरन का हम अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो हमें पता है परमाणु संख्या 26 होते, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आयरन का हम लिखते तो लास्ट में हमें क्या मिलता, देखेंगे 3D6,4S2, यही ना मिलता। अब यहां से आपसे पूछ रहा है Fe2+ आयन में, तो ये तो हुआ आपका Fe के लिए। जब हम लिखेंगे Fe2+ के लिए तो यहां से हमें 2 इलेक्ट्रॉन हटाने होंगे तो इस पे आ जाएगा 0। तो अब हमारे पास बच गया सिर्फ D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। तो जब हम D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते तो हमें पता है D के पास कितने ऑर्बिटल, 5, 1 2 3 4 5। अब आप इलेक्ट्रॉन भरिए, 6 इलेक्ट्रॉन है तो देखेंगे 1 2 3 4 5 और छठा हम यहां भरेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो हम देख रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जा रहे 1 2 3 4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आगे देखेंगे 22 नंबर, कह रहा प्रथम संक्रमण श्रेणी के एक धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण गणना द्वारा म्यू का मान कह रहा है कि 3.87 बोर मैग्नेटॉन है। इस आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे म्यू का मान आपको दिया हुआ है 3.87। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगी, ठीक है, तो म्यू का मान कितना मिलेगा, 3.87। हमने कहा था आप उसको याद रखेंगे, वहां से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते। ठीक है, तो यहां देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 तो म्यू का मान आपको इतना मिलता है। क्लियर है, अब देखेंगे 23 नंबर, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अंतः संक्रमण तत्व सिर्फ +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, अंतः संक्रमण तत्व F ब्लॉक के तत्वों की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि गैडोलिनियम, ठीक है, संकेत उसका GD होता जो क्या दिखलाता, तो सिर्फ +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाता है। तो इस प्रश्न के लिए आप याद रखेंगे क्या होता है, गैडोलिनियम, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, सही आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। यही सिर्फ क्या, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाता है, तो सिर्फ +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाता है। क्लियर है, आगे देखेंगे, पूछ रहा है सोना धातु Au की ऑक्सीकरण संख्या होती है, और ये पेपर का पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे, रिपीट हो सकता है। स्वर्ण धातु या सोना धातु Au की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती, तो +1। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से निकल सकते थे हमने हर एक टाइप के प्रश्न को इसमें शामिल कर लिया है।
ठीक है। इससे बाहर आपको पेपर में कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, या तो एग्जैक्ट यही प्रश्न दिखेंगे या इनसे संबंधित प्रश्न दिखेंगे, लेकिन इस टाइप से बाहर से आपको कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखें तो काफी सिंपल प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते, तो आप इतने प्रश्नों को याद रखते तो इस चैप्टर से आपका कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आप लोग अच्छी तरह से इस सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से क्या करें, देखें, वीडियो को बार बार और समझने की कोशिश करें और इसको याद करें। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक्स।